नमस्कार साथियों, सत्यादीश शर्मा क्लासेस के YouTube चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। मराठा साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य पढ़ते समय आप लोगों ने पढ़ा था, बीच बीच की कड़ी कुछ जुड़ी थी, परंतु पूरा एक टॉपिक है ये मराठा साम्राज्य, जिसके बारे में आज आप डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मराठा साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक, लास्ट तक देखना है और फिर कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। मराठा साम्राज्य। जब बात मराठा साम्राज्य की आती है तो सबसे पहले नाम निकल कर आता है छत्रपति वीर शिवाजी का। छत्रपति वीर शिवाजी स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के संस्थापक हुए थे और उन्हें ही हम कह सकते हैं हिंदू धर्म का एक ऐसा शासक जिसने औरंगजेब से लोहा लिया और जिसने औरंगजेब की कट्टर इस्लामिक नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। देखिए, मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी उस समय शासक हुए थे जब औरंगजेब का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था और औरंगजेब केवल इस्लामिक नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा था और कठोर तरीके से लागू कर रहा था उन नीतियों को। ऐसे समय में औरंगजेब ने हिंदू धर्म के एक शासक के रूप में आवाज़ उठाई थी, इसलिए मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं। लगातार कमेंट भी आ रहे हैं कि सर मुग़ल साम्राज्य पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो गए हैं, अब कुछ मराठा, सिख आदि के बारे में पढ़ाइए। तो इसलिए आज ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में संस्थापक कौन है मराठा साम्राज्य के? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी संस्थापक हैं। शिवाजी के बारे में मैं आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी जो हैं, इनका जन्म, सबसे पहले बात करेंगे जन्म की। इनका जन्म 1627 में महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। याद रखना है कब जन्म हुआ था, 1627 में महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। पूना के करीब ये दुर्ग है महाराष्ट्र में, शिवनेर दुर्ग, यहीं पर छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी के पिता थे शाहजी भोंसले। इनकी माता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आते हैं सीधे सीधे। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी में नाम आएगा साईबाई निम्बालकर का। देखिए, छत्रपति शिवाजी की साईबाई निम्बालकर के अतिरिक्त एक पत्नी और थी जिनका नाम है, नीचे लिख देता हूं यहां में, पुतलाबाई। परंतु साईबाई निम्बालकर को ही छत्रपति शिवाजी की पत्नी के रूप में मान्यता दी जाती है और पुतलाबाई उनकी एक अतिरिक्त पत्नी कही जाती हैं। इसके अलावा याद रखना है आपको, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे रामदास। गुरु का स्थान याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे रामदास और इनके दादा थे कोंडदेव। इनके संबंध में, सभी के संबंध में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, पत्नी साईबाई निम्बालकर, एक अन्य पत्नी थी पुतलाबाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साईबाई निम्बालकर के अतिरिक्त और पत्नी छत्रपति शिवाजी की कौन थी, तो वो पुतलाबाई थी, याद रखना है। गुरु थे रामदास और दादा थे इनके कोंडदेव।
अब मैं आपको बता देता हूँ छत्रपति शिवाजी के बारे में, शुरुआत से उनकी क्या मानसिकता थी और किस तरह से उन्होंने शासन अपना स्थापित किया था। छत्रपति शिवाजी बचपन से ही जो है वो अपने पिता के प्रति विद्रोही प्रवृत्ति के थे। इनके पिता जो थे, जिनका नाम है शाहजी भोसले, ये बीजापुर के शासकों के अधीन थे। किसके अधीन थे? तो बीजापुर के शासकों के अधीन थे। कौन? छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। छत्रपति शिवाजी का ये कहना था कि अपना स्वतंत्र साम्राज्य होना चाहिए, अपना अलग स्वतंत्र साम्राज्य हो, किसी की अधीनता वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो बचपन से ही उनके पिता के विचारों के विरोध में हुआ करते थे। तो इनके पिता शाहजी भोसले जो है, इन्होंने क्या किया कि छत्रपति शिवाजी को बचपन से ही उनके दादाजी कोंडदेव के पास पुणे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? पुणे। पुणे उस समय का पूना, वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र में ही है। तो कोंडदेव जो कि छत्रपति शिवाजी के दादा हैं, उनके पास छत्रपति शिवाजी चले गए। यानी कि छत्रपति शिवाजी को प्रारंभिक शिक्षा या सैन्य प्रारंभिक शिक्षा उनके दादा कोंडदेव के द्वारा ही दी गई थी। एक क्वेश्चन आता है कि छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तब फिर क्वेश्चन का आंसर उनकी माता जीजाबाई हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व पर बोल रहा हूँ मैं। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था उनकी माता जीजाबाई का। छत्रपति शिवाजी पुणे में थे, उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी पुणे में थे, उनके पिताजी बीजापुर के शासकों के अधीन थे। छत्रपति शिवाजी ने क्या किया कि एक अपनी अलग सेना तैयार की। छत्रपति शिवाजी की सेना शुरुआत में छोटी थी, परंतु छत्रपति शिवाजी गुरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, छत्रपति शिवाजी की संचार व्यवस्था, खुफिया तंत्र उनका बहुत मजबूत था। कुछ भी होता था वो छत्रपति शिवाजी से छुपता नहीं था। किसी भी शासक के विरुद्ध रणनीति तैयार करने में उनकी खुफिया संचार युद्ध पद्धति बहुत ही कारगर साबित होती थी। छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था और कौन कौन से किले जीते थे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, छत्रपति शिवाजी ने पहला किला कौन सा जीता था? तो छत्रपति शिवाजी ने पहला किला जीता था तोरण का। तोरण का किला छत्रपति शिवाजी ने 1646 में जीत लिया था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी ने लगातार बीजापुर के शासकों को आघात पहुंचाया। छत्रपति शिवाजी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं कि छत्रपति शिवाजी 1658 में जब औरंगजेब शासक बन गए थे, उसके बाद मुगलों के अधीन जो किले थे उनको भी जीतना उन्होंने शुरू कर दिया था, उन पर भी आक्रमण शुरू कर दिया था। तो पहला किला जीता तोरण का किला, एक छोटा किला था, ठीक है, बीजापुर के शासकों के अधीन था। लेकिन औरंगजेब जिसका शासन 1658 में शुरू हो गया था, यानी कि मुगल अंतिम मुगल शासक के रूप में औरंगजेब को आपने पढ़ा था, तो औरंगजेब के भी कई सारे किले जो हैं छत्रपति शिवाजी ने जीत लिए थे और इन किलों की संख्या है 23। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के यानी कि मुगलों के 23 किलों को जीत लिया था। अब ये बताओ कि औरंगजेब एक बहुत खतरनाक शासक के रूप में आपने पढ़ा था, तो अब छत्रपति शिवाजी ने उसके 23 किले जीत लिए हैं, तो वो छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध किसी को भेजेगा, आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। वो आक्रमण भी आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले बीजापुर के शासकों से छत्रपति शिवाजी को निपटना था। बीजापुर के शासकों से किस तरह से छत्रपति शिवाजी निपटे? बहुत इंटरेस्टिंग
लेक्चर होने वाला है ये, तो इसमें आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप अंत तक, लास्ट तक इसको देखें, तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे तथ्य आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे, ठीक है, और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर के जो शासक थे उन्होंने अफजल खां को भेजा। अफजल खां का आक्रमण छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध कब हुआ था? तो अफजल खां का आक्रमण हुआ था छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध 1659 में। ये वो समय है जब औरंगजेब शासक बन के आगरा में, दिल्ली में बैठ गया है, और बीजापुर के शासक भी और मुग़ल भी छत्रपति शिवाजी से बहुत परेशान हैं। तो छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर के शासकों ने पहले तो उनके पिताजी को समझाया कि, पिताजी मतलब छत्रपति शिवाजी के पिताजी, जो कि बीजापुर के शासकों के अधीन थे, जिनका नाम था शाहजी भोसले, उनको समझाया कि किसी तरह वो छत्रपति शिवाजी को समझाएं, मनाएं कि वो इस तरह से अलग अलग किलों पर आक्रमण ना करें और उन पर अधिकार ना करें, नहीं तो इसका परिणाम बुरा हो जाएगा। शाहजी भोसले ने छत्रपति शिवाजी को समझाया, परंतु छत्रपति शिवाजी जो हैं वो स्वतंत्रता चाहते थे, किसी की अधीनता स्वीकार उनको नहीं थी। इसी कारण से वो अपना अलग साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध फिर बीजापुर के शासकों ने किसको भेजा था? नाम याद रखना है, अफजल खां को। अफजल खां छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध कब लड़ने आया था? 1659। जो बीजापुर के शासक थे उन्होंने अफजल खां को ये कहा था कि किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी को हराना है या जान से मार देना है। अफजल खां इसी प्लानिंग के साथ आया कि भले ही छल कपट करना पड़े, परंतु छत्रपति शिवाजी को हराना है या मारना है। जब अफजल खां छत्रपति शिवाजी से लड़ने के लिए आया और अफजल खां ने जब छत्रपति शिवाजी के बारे में पता किया, तो उसको ये समझ में आ गया कि छत्रपति शिवाजी को सीधे मार पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए छल कपट से ही छत्रपति शिवाजी से निपटा जा सकता है। अफजल खां ने प्लानिंग की और एक सुनसान वीरान किले में उसने छत्रपति शिवाजी को आमंत्रित किया। छत्रपति शिवाजी को वीरान सुनसान किले में आमंत्रित करने का जो उसका उद्देश्य था, वो आप समझ गए होंगे कि वो छत्रपति शिवाजी को मारना चाहता था। परंतु उसने कहा था कि निहत्थे छत्रपति शिवाजी को वहाँ आना होगा और वहाँ पर दोनों के बीच में संधि समझौता होगा और एक दूसरे से भेंट करेंगे, किसी प्रकार की युद्ध लड़ाई नहीं होगी। परंतु छत्रपति शिवाजी को तो पता चल गया कि अफजल खां की प्लानिंग क्या है, अफजल खां क्या चाहता है। अफजल खां छत्रपति शिवाजी को छल से मारना चाहता था, इसलिए छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, कोई हथियार अपने पास नहीं रखा, परंतु कवच पहन लिया, क्योंकि हथियार ले जाने पर पाबंदी थी, कवच पहनने पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो छत्रपति शिवाजी ने कवच पहन लिया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी ने बगनखा नाम का एक हथियार उस समय बहुत प्रचलित था, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बगनखा। इसमें स्पष्ट हो रहा होगा आपको, बग मतलब बाघ, नख मतलब नाखून, बाघ के नाखून की तरह एक हथियार बगनखा। तो बगनखा जो है वो छत्रपति शिवाजी ने ऐसे नाखून में पहन लिया और ऐसे राजा महाराजा मुट्ठी बांध कर चलते ही थे। तो छत्रपति शिवाजी जो हैं वो अफजल खां से मिलने उस सुनसान किले में पहुंच गए। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी की तलाशी भी हो गई, ठीक है। वहाँ पर पहले से अफजल खां बैठे हुआ था तैयार। तो अफजल खां गए, वहाँ पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे, अफजल खां ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी को गले लगा लिया और गले लगाने के बाद अफजल खां ने छत्रपति शिवाजी पर खंजर से वार कर दिया, विश्वासघात कर दिया। परंतु छत्रपति शिवाजी पहले से चौकन्ने थे, तो छत्रपति शिवाजी ने तो कवच पहन रखा था, वार जो था अफजल खां का वो खाली चला गया
और छत्रपति शिवाजी ने बगनख जो पहन रखा था ना, उसी से अफजल खां की हत्या कर दी। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब की, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1659 में। ठीक है, यानी कि बीजापुर के शासक जो है उनको पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी को हराया नहीं जा सकता, बहुत आसानी से निपटा नहीं जा सकता। तो अब आगे छत्रपति शिवाजी के सामने और कौन कौन सी परेशानियां आने वाली हैं उनकी बात करते हैं। देखो, आप लोग कह रहे हो कि औरंगजेब के बारे में बहुत पढ़ लिया, लेकिन फिर भी औरंगजेब का नाम तो अभी आएगा। इसलिए आएगा कि औरंगजेब एक खतरनाक शासक था। लगभग 50 वर्षों तक इसका शासन था और इसने मराठा से 4 पीढ़ी तक युद्ध किया था और 4 पीढ़ी तक मराठाओं को हराने का काम किया था औरंगजेब ने। परंतु इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि छत्रपति शिवाजी औरंगजेब को सबसे ज़्यादा परेशान करने में सफल रहे थे और औरंगजेब जितना कट्टर इस्लामिक था उतने ही ज़्यादा खतरनाक हिंदुत्व के प्रभावशाली शासक के रूप में छत्रपति शिवाजी उभरे थे। यानी कि छत्रपति शिवाजी एक हिंदू शासक के प्रतिनिधि, हिंदू शासकों में प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन कर रहे थे, जो कि औरंगजेब से लड़ने में सक्षम भी थे। तो औरंगजेब जो है उससे पता चला, वो तो आगरा में, दिल्ली में बैठा था, कि दक्षिण भारत में शिवाजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो औरंगजेब की चिंताएं बढ़ गई। तो औरंगजेब ने क्या किया, शाइस्ता खां को छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध 1663 में भेजा। सन, देखो इतिहास में सन तो याद रखने ही पड़ेंगे और बिना सन के तो इतिहास होगा नहीं, पहले से जानते हो आप लोग, प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए। तो ये सन बहुत ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ मैं आपको, केवल जो इम्पोर्टेंट सन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो केवल बता रहा हूँ और वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो शाइस्ता खां जो है उसको 1663 में किसने भेजा था, औरंगजेब ने। किसके विरुद्ध, छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध। औरंगजेब कहाँ था, बैठा हुआ था आगरा में, और दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इस क्षेत्र में शासन किसका चल रहा था, छत्रपति शिवाजी का। लगातार विस्तार होता जा रहा था छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का। तो शाइस्ता खां आए। शाइस्ता खां ने छत्रपति शिवाजी को पहले तो बहुत हल्के में ले लिया। शाइस्ता खां जब आए तो उन्होंने पता किया कि छत्रपति शिवाजी की सेना कितनी बड़ी है, और ये पता लगाने के लिए शाइस्ता खां भेष बदलकर रात के अंधेरे में छत्रपति शिवाजी के खेमे में प्रवेश कर गए। अब बताओ कि शाइस्ता खां छत्रपति शिवाजी के खेमे में प्रवेश कर गए हैं, ये बात छत्रपति शिवाजी को पता लग पाई होगी कि नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया कि खुफिया तंत्र, सूचना तंत्र बहुत मजबूत था छत्रपति शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी को पता लग गया कि शाइस्ता खां उनके सैन्य खेमे में घूम रहे हैं। इसके बावजूद छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खां को नहीं रोका और शाइस्ता खां को घूमने दिया। इसी बीच छत्रपति शिवाजी ने अपने सैनिकों को ये बात बता दी कि शाइस्ता खां के सामने अपनी सेना को बड़ा चढ़ाकर बताना है। बड़ा चढ़ाकर बताना है कैसे, जैसे कि शाइस्ता खां आया तो उसके सामने 4 सैनिक बात कर रहे हैं कि हमारे पास 40,000 घुड़सवार सैनिक यहाँ खड़े हैं और 4 लाख घुड़सवार सैनिक वहाँ हैं, वहाँ से आने वाले हैं, तो हम जो है किस तरह से औरंगजेब को चुटकियों में हरा देंगे। इतनी तोपें हमारे पास रखी हुई हैं, इसके अलावा पड़ोसी राजा हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। ये सब बातें जब शाइस्ता खां को सुनाने के लिए सैनिकों ने की तो शाइस्ता खां तो डर गया। शाइस्ता खां ने सोचा कि मैं तो बहुत छोटे शासक के रूप में छत्रपति शिवाजी को मान रहा था और छत्रपति शिवाजी के पास तो इतनी बड़ी सेना है। तो शाइस्ता खां रात में ही बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से भागने लगा, और जब सारे हथियार पैक करके शाइस्ता खां वापस आगरा की तरफ जा रहा था, तभी छत्रपति शिवाजी ने मौका पाकर
शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति यही तो है। और इस तरह से शाइस्ता खां जो है अपनी जान बचाकर भागा। छत्रपति शिवाजी उसके पीछे भागे और भागते भागते छत्रपति शिवाजी की एक तलवार जो है चलते चलते छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खां को मार दी और शाइस्ता खां की उंगलियां कट गई। इन्हीं कटी उंगलियों को लेकर शाइस्ता खां पहुंचा कहाँ? औरंगजेब के पास। और औरंगजेब के पास शाइस्ता खां ने पे छत्रपति शिवाजी के शौर्य का बखान किया कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी तो एक बहुत ही खतरनाक शासक हैं और उनसे निपटना औरंगजेब के लिए इतना आसान नहीं है। तो औरंगजेब ने फिर उस समय धैर्य रखा और औरंगजेब ने सोचा कि सही मौका आने पर पूरी सेना के साथ छत्रपति शिवाजी पर आक्रमण किया जाएगा। ठीक है, तो आप छत्रपति शिवाजी की वीर गाथा शौर्य पराक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब बातें समझ में आ रही होंगी। आगे की बात करते हैं हम लोग। तो याद रखना, अफजल खां का आक्रमण कब हुआ था बताइए? 1659 में। शाइस्ता खां छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध आक्रमण के लिए कब आया था? सन बताओ? 1663 में। औरंगजेब को पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी को हराना आसान नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति जिनका नाम था राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध 1665 में भेजा। किसको भेजा? राजा जयसिंह को। तो याद रखना है, राजा जयसिंह कब आए थे? 1665 में। किसने भेजा? औरंगजेब ने भेजा। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब की ही सेना में थे। हालांकि औरंगजेब हिंदुओं का विरोधी था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति उसके ही सेना में हुआ करते थे। तो राजा जयसिंह जो है, देखो ये दौर उस समय से चला है जब अकबर जो है उसने एक तरह से कहा जाए राजनीतिक विवाह किए थे, राजपूतों के साथ राजनीतिक विवाह किए थे और राजपूतों से संगा कर लिया था। किसने? अकबर ने। उस समय से मुगलों में राजपूत सैनिकों का और राजपूत सेनापतियों का प्रभाव रहा है। तो औरंगजेब के ही एक सेनापति थे राजा जयसिंह, जिनको 1665 में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। चूँकि छत्रपति शिवाजी एक दक्षिण भारत के बड़े ही प्रभावशाली शासक थे, तो उनको हराने के लिए औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। राजा जयसिंह सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, उन्हीं को भेजा था। राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई? याद रखना है 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच, औरंगजेब के बीच नहीं, छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि राजा जयसिंह को पूरी ताकत के साथ औरंगजेब ने दक्षिण भारत और छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। तो इस पुरंदर की संधि में क्या हो रहा था कि छत्रपति शिवाजी की सेना कुछ कमज़ोर पड़ रही थी। पुरंदर नामक स्थान पर जो लड़ाई हुई थी उसमें, तो छत्रपति शिवाजी की मजबूरी थी कि वो क्या करें? राजा जयसिंह के साथ संधि कर लें। इस संधि के तहत जो 23 किले, कितने किले? 23 किले जो छत्रपति शिवाजी ने जीत रखे थे ना मुगलों के, औरंगजेब के, उन किलों को छोड़ना पड़ा। छत्रपति शिवाजी ने वो किले छोड़ दिए और आगे की बात करने के लिए छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना था। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। अब छत्रपति शिवाजी जा रहे हैं कहाँ? आगरा। किससे मिलने के लिए? औरंगजेब से। तो छत्रपति शिवाजी जब आगरा औरंगजेब से मिलने गए तो वो अपने साथ अपने पुत्र संभाजी को लेकर भी गए।
छत्रपति शिवाजी के दो पुत्र थे, एक तो संभाजी और एक राजाराम। दोनों के बारे में आगे आप पढ़ेंगे, आगे डिटेल में बातें होंगी। अभी ये समझें कि छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं और कहाँ मिलने जा रहे हैं? आगरा में। उनके साथ उनके पुत्र हैं संभाजी। जब छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुँचे तो भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। यानी कि छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने ऐसे मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया जिनको बंदी बनाकर लाया गया था या जिनको हरा कर लाया गया था। ऐसे लोगों के बीच में खड़ा कर दिया। छत्रपति शिवाजी की इंसल्ट हो गई। छत्रपति शिवाजी तो बड़े ही स्वाभिमानी शासक थे। तो छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के ऐसे व्यवहार को देखते हुए भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी ने मुगल शासक जो सबसे खतरनाक था औरंगजेब, उसको विश्वासघाती कह दिया। किसने कहा विश्वासघाती? छत्रपति शिवाजी ने। किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब को गुस्सा आ गया और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को जयपुर भवन में कैद करवा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कहाँ कैद करवाया था? तो याद रखना है जयपुर भवन में। अब अगर जयपुर भवन जयपुर में होता तो परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधी सी बात है। एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि जयपुर भवन कहाँ है। तो क्या बताओगे आप? जयपुर भवन है आगरा में। कहाँ पर है जयपुर भवन? आगरा में है, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो अब ये बताओ कि छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की कैद में ज़्यादा दिन तक रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जो हैं वो तो बड़े ही चतुर थे और गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति के पारंगत थे। उनके लिए वहाँ से निकलना बहुत आसान था। तो कुछ ही दिनों बाद छत्रपति शिवाजी उनके पुत्र संभाजी के साथ फूलों की, मिठाइयों की टोकरी में बैठकर जयपुर भवन से फरार हो गए। और जयपुर भवन से कैद से छूटने के बाद मथुरा होते हुए छत्रपति शिवाजी अलग अलग राजा महाराजाओं से मिलते हुए महाराष्ट्र पहुँचे और महाराष्ट्र में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कब की बात है ये? रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? तो बहुत इम्पोर्टेंट सन है, 1674 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था छत्रपति शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया था कब? 1674 में। और छत्रपति शिवाजी ने बनारस के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट। कहाँ के थे ये? बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। किससे राज्याभिषेक करवाया था? गंगा भट्ट से राज्याभिषेक छत्रपति शिवाजी ने करवाया था। छत्रपति शिवाजी ने दो प्रकार के कर लगाए थे। एक तो कर का नाम था, टैक्स का नाम था चौथ नाम का कर लगाया था, और दूसरा टैक्स लगाया था सरदेशमुखी। दूसरा जो टैक्स लगाया था उन्होंने, उसका नाम था सरदेशमुखी। छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। अष्टप्रधान मतलब 8 लोग प्रशासन में ऐसे जो उनके प्रशासन में उनकी मदद करते थे। जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, वैसे ही छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान। ये बात आपको याद रखनी है। छत्रपति शिवाजी अपने जीते जी हिंदुत्व के लिए लड़े और अंत में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में हो गई। यानी कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। याद रखना है आपको, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। कहाँ पर? तो याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु रायगढ़ में ही हुई थी। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? अब हम उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। ठीक है।
छत्रपति शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होंगे ना, वो भी मराठाओं औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम शिवाजी, और शिवाजी के दो पुत्र हुए, एक का नाम था संभाजी और दूसरे पुत्र का नाम था राजा राम। संभाजी और राजा राम। संभाजी जो है साईबाई निंबालकर के ही पुत्र थे, उनके ही गर्भ से जन्म हुआ था, और अन्य शिवाजी की पत्नी से जन्म हुआ था राजा राम का। संभाजी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था शाहूजी, यही अंतिम छत्रपति मराठा होंगे, और शाहूजी महाराज के नाम से शासक बाद में बनेंगे, उसकी स्टोरी हम अभी देखेंगे। राजा राम जो हैं उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। ताराबाई और राजा राम के जो पुत्र थे उनका नाम था शिवाजी सेकंड या शिवाजी द्वितीय। अब हुआ क्या, संभाजी जो है शिवाजी की मृत्यु के बाद शासक बने 1680 में, और 1689 तक शासक रहे। संभाजी भी शिवाजी की ही तरह औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे, दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाते रहे। अब संभाजी जो हैं इन्होंने क्या किया, औरंगजेब के पुत्र अकबर का साथ दिया, और अकबर जो थे वो औरंगजेब के पुत्र जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था औरंगजेब के खिलाफ? अकबर ने। अकबर का साथ किसने दिया? संभाजी ने। तो अब औरंगजेब संभाजी का शत्रु हो ही जाएगा। तो संभाजी की हत्या कर दी औरंगजेब ने 1689 में। याद रखेंगे, संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ अकबर का साथ दिया था, इसलिए संभाजी की हत्या 1689 में औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। तो संभाजी की मौत हो गई, तो संभाजी के उत्तराधिकारी यानी कि उनके पुत्र कौन होंगे? शाहूजी। तो क्या अगले शासक शाहूजी बने? ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि संभाजी की हत्या कर दी औरंगजेब ने, और औरंगजेब शाहूजी को कैद करके अपने साथ ले गया, बंदी बनाकर ले गया, और आगरा में कैद कर दिया किसको? शाहूजी को। तो शाहूजी जो हैं वो औरंगजेब की कैद में आ गए, औरंगजेब की कैद में रहे शाहूजी। कब तक कैद में रहे देखेंगे हम। तो अब शाहूजी तो कैद में चले गए, तो अगले शासक कौन बनेंगे, यानी मराठा साम्राज्य को कौन संभालेगा? राजा राम। राजा राम ने मराठाओं को संभाला, राजा राम ने मराठाओं को संभाला। मराठा शक्ति के अगले शासक मराठा साम्राज्य के राजा राम बने, परंतु वो अपने आप को छत्रपति नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि शाहूजी ही संभाजी के उत्तराधिकारी हैं, अगले छत्रपति हैं, परंतु चूंकि शाहूजी कैद में है इसलिए राजा राम तब तक शासन संभाल लेंगे जब तक शाहूजी औरंगजेब की कैद में है। तो राजा राम शासक बने, और कब तक रहे? राजा राम का मैं सन लिख देता हूँ यहाँ पर, 1689 से लेकर 1700 तक, और 1700 में राजा राम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा कर दी गई। औरंगजेब के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको, 4 पीढ़ियों तक मराठाओं से लड़ाई लड़ी इसने, औरंगजेब ने, और राजा राम की हत्या कब कर दी? सन 1700 में। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद अब अगला शासक कौन बनेगा? तो शिवाजी सेकंड की उम्र कम थी। ताराबाई ने, जो कि शिवाजी सेकंड की माता है, राजा राम की पत्नी है, ताराबाई ने शिवाजी सेकंड को, अपने पुत्र को अगला छत्रपति घोषित कर दिया, और ताराबाई ने शिवाजी सेकंड की संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। ताराबाई का शासन कब तक चलेगा, या शिवाजी सेकंड का शासन कब तक चलेगा? जब तक कैद में रहेंगे शाहूजी। शाहूजी कैद में कब तक रहेंगे? तो शाहूजी कैद में रहेंगे तब तक जब तक औरंगजेब रहेगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और औरंगजेब के बाद उसका पुत्र
बहादुर शाह प्रथम शासक बन गया था। बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र है? औरंगजेब का पुत्र। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही 1707 में शासक बना और 1712 तक रहा। देखो सन तो याद रखने पड़ेंगे, इतिहास में सन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वैसे भी सीक्वेंस याद करने के लिए सन जरूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सन जो है वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, वो तो याद करने ही है। बाकी ये सन जो हम बीच बीच में लिख रहे हैं वो ये याद दिलाने के लिए कि कहाँ इतिहास की बातें किस समय की हो रही हैं। तो बहादुर शाह प्रथम जो हैं ये औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही 1707 में शासक बने। शाह बेखबर के नाम से जाने जाते हैं। औरंगजेब के बाद के सारे ही मुगल जो हैं उत्तरवर्ती जो कहलाते हैं वो नालायक मुगल थे, जो कि औरंगजेब के शासन को नहीं संभाल पाए थे और उनके समय ही मुगलों का पतन जो है शुरू हो गया था। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। साहू जी जिनको औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करके 1689 में कैद कर लिया था। तो साहू जी को कैद से छोड़ा किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। तो साहू जी कब शासक बनेंगे? तब बनेंगे जब वो ताराबाई को शिवाजी सेकंड को हरा देंगे। तो साहू जी ने कैद से छूटते ही 1707 में ताराबाई से एक युद्ध लड़ा और वो युद्ध था खेड़ा का युद्ध या खेड़ा की लड़ाई। तो याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था साहू जी और ताराबाई के बीच। इस युद्ध को साहू जी ने जीता और वो अगले छत्रपति मराठा बन गए। और शिवाजी सेकंड जो है उन्हें महाराष्ट्र के दक्षिण में एक जगह है कोल्हापुर, जहाँ कोल्हापुर की रियासत मिल गई या कोल्हापुर क्षेत्र को संभाल लिया। कोल्हापुरी चप्पलें बहुत फेमस हैं, आप लोगों को पता होगा। तो वहीं महाराष्ट्र में कोल्हापुर में शिवाजी सेकंड रह गए दक्षिण की तरफ और सतारा को अपना प्रशासन का केंद्र बनाया साहू जी ने। सतारा भी महाराष्ट्र में है और इस तरह से अगले छत्रपति साहू जी हुए और साहू जी अगले छत्रपति के साथ साथ अंतिम छत्रपति भी हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम छत्रपति मराठा शासक कौन हुए तो वो थे साहू जी। लेकिन याद रखें मराठा समाप्त नहीं हुए हैं, छत्रपति समाप्त हुए हैं। छत्रपति अंतिम थे साहू जी, साहू जी के बाद कोई छत्रपति मराठा शासक नहीं हुआ, लेकिन मराठा चलते रहे। साहू जी के समय एक पद पेशवा का पद हुआ करता था। उस पेशवा के पद पर नियुक्त किए गए थे बालाजी विश्वनाथ। पेशवा का पद साहू जी के समय में बहुत शक्तिशाली हो गया और आगे के जो मराठा पेशवा हुए उन्होंने ही मराठा साम्राज्य को संभाला। मराठा पेशवा चलेंगे 1818 तक। तो ये लेक्चर बहुत थोड़ा लंबा खिंच रहा है, तो इसलिए मैं यहीं साहू जी तक इस लेक्चर को रोक रहा हूँ और आगे बालाजी विश्वनाथ से यानी पेशवाओं के अधीन मराठा को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सब बातें समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आगे और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहें। पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है और बेहतर करने का प्रयास आप लोगों के लिए किया जा रहा है। एमपी पुलिस जेल प्रहरी की वैकेंसी लगभग आ गई है, एग्ज़ाम बहुत करीब है। जेल प्रहरी की तो डेट दी हुई है, एमपी पुलिस के पद स्वीकृत हो गए हैं। हालांकि इतिहास तो ऑल इंडिया लेवल की सारी ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सब इसमें कवर होता है, परंतु अभी एमपी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत करीब की वैकेंसी है। तो आगे जो बैच स्टार्ट होंगे वो भी आप ज्वाइन कर लेंगे। ऑफलाइन क्लासेस जब तक नहीं चलती हैं तब तक ऑनलाइन चलेंगी, ऑनलाइन आगे भी चलती रहेंगी, परंतु जो लोग ऑफलाइन से जुड़े हैं वो ऑनलाइन की भी आदत डालें और कोई भी लेक्चर आप लोगों को मिस नहीं करना है। इसी तरह से उम्मीद है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे और जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगला लेक्चर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।